कि ये ठीक है, सूटेबल है या नहीं है। तो जैसे जी, ये है, इसका प्लॉट है इस प्ले का, तो उसमें बहुत हद तक जो है सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो बहुत ही आइडियल किस्म का इसका जो टाइटल है, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ये इसको सूट करता है। बल्कि जो शेक्सपियर का जो हमने प्ले पढ़ा था जिसका नाम मैकबेथ है, वो इतना जो है अगरचे कि वो प्ले जो है वो एक बड़ा अच्छा क्लासिक किस्म का वो प्ले है, बहुत अच्छा है, आर्टफुली लिखा हुआ है। लेकिन उसका टाइटल भी इस हद तक जो है वो उसके प्लॉट से जस्टिफाई नहीं करता। तो नेम ऑफ द पर्सन मैकबेथ है या कोई भी नेम हो सकता था, वो दैट इज़ नॉट जो है वो उसको नहीं लिखा गया। ये तो ऐसे ही है जैसे हम इस प्ले का अगर नाम इसका लौरा रख दें, तो दे दोनों जो हैं वो बिल्कुल भी इतने स्टोरी जो है वो क्लियर नहीं होगी। तो ये दैट इज़ जो इसका टाइटल है, दैट इज़ समथिंग ब्रिटल, समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग डेलिकेट। तो ये जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें पाई जाती हैं। तो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं जो कैरेक्टर जो है जो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है वो, और जो इसका जो है ये कलेक्शन है ऑफ आर्ट पीसेस, तो ये जो हैं ये दोनों जो हैं बहुत हद ज़्यादा सिमिलैरिटी है इसमें। तो मेरे ख़्याल में इससे बेहतर टाइटल नहीं हो सकता था। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइटल। अब हम जो है इसको देखते हैं ये इसमें क्या लिखा हुआ है। द ग्लास जी, Minagri, and the title animals suggest the beauty of fragility वही है। इसमें एनिमल्स, हाँ, इसमें लिखा हुआ है, ये मेजर पीस जिसने वो पार्ट प्ले किया था वो एक था यूनिकॉर्न था जो कि वो गिर के टूट गया था। तो उसमें ये इस कलेक्शन में जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, द बेस्ट सिलेक्शन आप जो है लॉरा की, वो यूनिकॉर्न ही था। तो वाई यूनिकॉर्न, ये उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों थी? वैसे भी वो जो है वो रियल नहीं है। वो कैरेक्टर जो है यूनिकॉर्न जो है, वो एक सींग वाला जो घोड़ा है, वो एक इमेजिनरी है, वो जादू की दुनिया से रिलेटेड है। तो वो रियल वर्ल्ड से बिलॉन्ग नहीं करता है। तो ये भी एक इनडायरेक्टली ये भी एक हिंट जाता है कि शी वाज़ नॉट श्योर ऑफ हर हैप्पीनेस, कि उसकी ने उसको पता था कि हैप्पीनेस उसको वंस अगेन इट विल डिसीव हर। दे मस्ट बी जी, प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी हार्शनेस ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो वो एक तो ये है कि जो हमारी जो इमेजिनेशंस हैं उससे उसमें जो हमने एक वर्ड जो प्रिजर्व किया होता है, दैट इज वो इतना फ्रेजाइल नहीं होता, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन ये जो है रियल वर्ल्ड है, जैसे कि ग्लास था, पीस ऑफ ग्लास हैं, ये टूटने वाली चीज़ें मटेरियल हैं, एंड दे कैन ये टूट सकती हैं। तो इसमें this is the dominant symbol and the theme in the play. Laura is of the same character as her glass animals. विलियम आल्सो, इसमें देखें सेंटेंस बहुत छोटे-छोटे लिखे हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनको इतने छोटे सेंटेंस नहीं लिखने चाहिए। तो विलियम जी, आल्सो सजेस्ट, विलियम भी ये बताता है दैट द लिटिल एनिमल्स आर कोल्ड एंड लाइवलेस। हाँ, ये भी एक बात जो है इम्पोर्टेंट है कि ये जो एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं, ग्लास एनिमल्स हैं, दे कोल्ड, उनमें वार्मथ नहीं होती है। ये बिल्कुल ठीक है, वो वार्मथ को इतना एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। दे देयर वर्ल्ड इज ए स्टीराइल वन, यानी बंजर है, यानी सर इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी। आप हाँ। विलियम से फिर से पढ़ दें। विलियम आल्सो सजेस्ट, विलियम जो है ये राइटर होगा, इसका यहाँ प्ले राइट होगा। आल्सो सच वो ये भी जी, बताता है दैट द लिटिल एनिमल्स आर कोल्ड एंड लाइफलेस। तो वो जो कि मेड ऑफ ग्लास, ग्लास जो है वो कोल्ड को तो एब्जॉर्ब करता है, हीट को इतना शायद नहीं करता। तो ये भी है कि वार्मथ जो है वो जो है दैट्स आल्सो अ साइन ऑफ लाइफ। तो जब कोई फोत हो जाता है तो वो वार्मथ ऑफ लाइफ जो है उसमें ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक रेफरेंस है इस तरफ से कि बिल्कुल ये जो है ये एक वर्ल्ड जो है ये लाइफलेस वर्ल्ड जो है उसमें रह रही है। उसकी जो कलेक्शन है दैट इज़ कोल्ड, दैट इज़ विदाउट लाइफ, यू कैन से दैट इज़ विदाउट रियलिटी। Their world is a sterile one that can, the one that cannot produce anything. तो ये sterile है, ठीक है? The world is a sterile one, ये cannot produce, yes, इसमें यही लिखा हुआ। Laura is both the lyrical and symbolical center of the play. Laura जो है एक सिंबल है एक प्ले का, वो अपने जैसे बहुत से करेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है।
तो हम ये इस तरह की बातें जो हैं आप अपनी जो ऑब्जर्वेशन से लेके लिख सकती हैं। इनके लिए कोई सेट असूल प्रिंसिपल वगैरह नहीं होते कि हमने ऐसी बातें करनी है। इसमें ऐड भी हो सकती हैं, इसमें कम भी हो सकती हैं या चेंज भी हो मॉडिफाई भी हो सकती हैं। बट व्हाटएवर यू राइट दैट मस्ट बी कन्विंसिंग। और इसके लिए अगर जो है सपोर्टिव कोई सेंटेंस कोई रेफरेंस अगर आप जो है टेक्स्ट में से कोट कर सके तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, लॉरा इज़ बोथ तो इसका लिली क्या मतलब द वर्ल्ड इज अ सैटायर वन, मतलब क्या? स्टीराइल वन। स्टीराइल वन होता है, बंजर होता है जो कि दैट कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है? मतलब वो जो इस वर्ड का इस स्टोरी से क्या लिंक है? मतलब क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकती ये स्टोरी? वो जो ग्लास पीसेस हैं, वो जो शीशा है, कांच के जो टुकड़े हैं, जो उसने जो आर्ट पीसेस जी कलेक्ट किए हुए हैं, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, रिप्रोड्यूस, ठीक है? तो वो जो हैं वो जी जैसे हैं वैसे रहेंगे और टूट सकते हैं। दे कैन नॉट ग्रो, बड़े नहीं हो सकते हैं, वो जो है रिप्रोड्यूस जी नहीं कर सकते, नथिंग। तो ये जो है इसलिए उसके यानी लाइफलेस, पहले भी उसने लाइफलेस लिखा है। तो दैट इज स्टेराइल इज अनदर फॉर्म ऑफ लाइफलेस। वैसे स्टेराइल तो होता है, ज़रूरी नहीं कि वो लाइफलेस हो, but unable to produce, ठीक है? जी तो लारा is both the lyrical and symbolical center of the play। वो जो है एक इसका सेंट्रल करेक्टर है। लारा की जो है इसमें जो वेरी स्पेशल जो थिंग है, शी रिप्रेजेंट्स क्लास ऑफ हर टाइप, द क्लास ऑफ द पीपल ऑफ हर टाइप। उस तरह की के जो एक खास एक तबका है, लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो गर्ल्स हैं, इसी की नेचर की हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करती हैं। लायरिकल का क्या मतलब? किसका? लायरिकल लिरिकल तो वैसे तो ये मतलब? पोइट्री से मुतल्लक होता है, गज़ल से मुतल्लक होता है। तो वो जी कह सकते हैं कि ये एक लिरिकल का यहाँ पे कुछ ऐसा बनता तो नहीं है, बोथ लिरिकल एंड सिंबॉलिकल। तो ये जो है लिटरेरी टर्म है, ठीक है? लिरिकल कहना भी नहीं चाहिए था, आई डोंट नो उसने कैसे क्यों लिखा है। तो एनीवे सिंबॉलिकल तो है, ये सिंबल तो है, ये तो मानना पड़ता है, ठीक है? जी अब उसके बाद है her shattered sensibility and a delicate mental balance compelled only in instant of ये genuine affection and compassion either to Tom। अब ये देखें, पहले तो इसने बहुत छोटे छोटे सेंटेंस लिखा, अब एकदम से इसने बहुत लेंथी सेंटेंस लिख दिया। अच्छा जी, उसकी जो हर शैटर्ड सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी तो वैसे उसकी सेंसिटिविटी है, ठीक है? समझदारी भी हो जी सकता है। उसकी जो समझदारी है उस वो शैटर्ड है, वो यानी डिस्पर्स हो गए हैं, बिखर गए हैं, टूट गए हैं। तो हर सेंसिबिलिटी एंड डेलिकेट मेंटल बैलेंस, और उसका जो इंतहाई जो तवाज़ुन है, डेलिकेट तो वैसे नाज़ुक तवाज़ुन है, यानी किसी वक़्त भी ये तवाज़ुन या डिस्टर्ब हो सकता है, बिगड़ सकता है। कंपेल द ओनली इंस्टेंट ऑफ जेन्युइन अफेक्शन, वो कंपेल कर बैलेंस जो है वो हमें कंपेल करता है, मजबूर करता है कि हम उसके साथ अफेक्शन जो है उसके साथ हमदर्दी रखें, ठीक है? कंपेल द जी ओनली इंस्टेंट ऑफ जेन्युइन, इंस्टेंट होता है फिर फौरन जो है, ऑफ जेन्युइन सच्ची अफेक्शन यानी जो है हमदर्दी, एंड कंपैशन, कंपैशन भी हमदर्दी है, जो यानी हमदर्दी वाले जो है हमारे एहसास जो हैं, either to Tom or Amanda a show in the drama। तो वो जो हैं एंड कंपैशन either to Tom, टॉम के लिए भी, और अमांडा के लिए भी, शो इन द ड्रामा वो हमें दिखाई देते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ना, ये लेंथी सेंटेंस होने की वजह से इसके मीनिंग क्लियर नहीं है, काफ़ी सारे वर्ड जो हैं मोर देन 25 हो गए हैं, तो ये इसमें एक डिफ़िकल्टी होती है ऐसे या तो नहीं, पहले तो बहुत छोटे सेंटेंस लिखे हैं, बहुत लेंथी लिख दिया। तो दैट इज़ वेरी स्ट्राइकिंग, इस तरह के स्टाइल पर से इस बचना पूरे चाहिए। सेंटेंस का एक मतलब क्या है? इस पूरे इसका सेंटेंस पूरे का सेंटेंस ट्रांसलेशन? वो ये कहना चाहता है कि उसकी जो है जो एक डेलिकेट बैलेंस है, ठीक है? ये उसकी एक तरफ तो उसकी शैटर्ड सेंसिबिलिटी है, एक ये चीज़, और उसका जो है बैलेंस यानी किसी वक़्त भी उसकी ट्रेजेडी स्टार्ट हो सकती है, दैट इज़ डेलिकेट बैलेंस, नॉट स्टेबल। तो अनस्टेबल जी बैलेंस, मेंटल बैलेंस जो है उसका जो है, जो उसने अपने आप को कंपोज किया हुआ है, संभाला हुआ है, तो ये उसकी सिचुएशन किसी वक्त भी जो है वो किसी को ये ख़राब हो सकता है, उसकी जो सिचुएशन क्या कहते हैं, उसका ये बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, यानी उसकी वो शी कैन मूव टू सम ट्रेजेडी। तो ये चीज़ यानी किसी वक्त भी उसके साथ कुछ भी ट्रेजिक हो सकता है, उसकी जो इमेजिनरी वर्ल्ड है जो उसने सोचा।
तो ये चीज़ें हैं हमें मजबूर करती है कि हम उसके साथ एक हमदर्दी रखें, पैशन रखें और इसके साथ-साथ जो है टॉम के साथ भी उसका भी यही हाल है और अमांडा का भी आता है। ये इनका जो बैलेंस है, अमांडा का बैलेंस भी किसी वक़्त बिगड़ सकता है। वो भी अपने आप को सेल्फ कंपोज़ किया हुआ है। यानी एक इंसान के पास जब कोई चॉइस नहीं रहती, तो वो बहुत जो है वो किसी वक़्त भी वो जो है आउट ऑफ टेम्पर हो सकता है, उसको ट्रेजिक हो सकता है। सो इज़ अ टॉम, टॉम भी जो है वो भी अपने आप को कंपोज़ किया हुआ है। ये तीनों ही हैं बहुत जी, डेलिकेटली इन्होंने अपने वर्ल्ड को कंपोज़ किया हुआ है, कर रहे हैं और ये ऑलमोस्ट ये अब उसकी एज पर हैं, वहाँ से किसी वक़्त भी ये नीचे गिर सकते हैं। तो इस वजह से चूँकि बिकॉज़ दे आर ऑन द एज कि किसी वक़्त भी यहाँ पे इनके साथ समथिंग रॉन्ग ट्रेजिक हो सकता है, तो हम ये दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, ठीक है? तो इस वजह से हमारे जी, जो फीलिंग्स हैं, हमारे कंपैशंस हैं, वो इनके साथ जो हैं वो हो जाते हैं। नेचुरली हम यानी हमारे दिल में इनके लिए हमदर्दी जाग उठती है। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये एक प्ले ऐसे हैं जिसमें वी कैन फ़ील नथिंग हम इस म पिटी जो है उनके ऊपर अपने आप को हम बेहतर फ़ील करते हैं, उनको हम जो है अपने से कम फ़ील करेंगे लकी, तो हम उनके लिए फिर जो है वी फ़ील पिटी। अगर तो वो हमारे से उनकी जो एनवायरनमेंट है, उनका जो वर्ल्ड है, बहुत ज़्यादा जो है, वो निचले दर्जे का है, तो हम उतने ही ज़्यादा उनके लिए हम पिटी फ़ील करेंगे। तो ये उस तरह के कैरेक्टर नहीं हैं कि हम इनको आइडियलाइज़ करें, पर्सनलाइज़ करें जी, और उसके वक़्त सही, जब ये हमारे हीरो नहीं हैं, कि इनमें से कोई भी हीरो, हीरोइन हमारे नहीं हैं, तो हम इनके लिए वी कैन जस्ट फ़ील पिटी और यही जो है हम दुआ करते हैं कि इनके साथ कुछ ना हो। तो एनीवे इनके साथ अगर कोई ये सिचुएशन ऐसी होती है, तो वी आर स्टिल सेफ हम इनकी ट्रेजेडी को इतना ज़्यादा फ़ील नहीं करते हैं, अनलेस हम ये रियलाइज़ करें कि अगर हम इनकी सिचुएशन में होते ना हों, यानी हम जब तक हम शुक्रगुज़ारी ना करें। तो अगर हम शुक्रगुज़ारी करते हैं, तो फिर हम जो हैं अगर हम फ़ील कर सकते हैं, ये ट्रेजेडीज़ किसी पर भी आ सकती हैं, तो फिर वी फ़ील मोर कम जो है, हम इनकी ट्रेजेडी को फ़ील कर सकते हैं। मजमूई तौर पर नेचुरली देखा जाए, तो इनकी ट्रेजेडी जो है, वो उनकी पर्सनल ट्रेजेडी है, दैट इज़ नॉट द ट्रेजेडी ऑफ द रीडर, ठीक है? रीडर की इन्वॉल्वमेंट, वो जी, क्यूरियोसिटी है कि इनके साथ होता क्या है, इसका एंड क्या होता है? तो इसका इन नीदर द बिगिनिंग भी इसका प्लॉट का एंड नहीं है। अब ये देखिए जो एक प्लॉट होता है, आइडियल एक स्टोरी होती है, इसको जो स्टार्ट से ही इसको ट्रेजिक नहीं स्टार्ट होना चाहिए। इसको जो है कुछ खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी और बहुत अच्छी ने जैसे हमने जो मैकबेथ का जो हमने बिगिनिंग जो उसका था, वो मैकबेथ था वो यानी वो इंतहाई जी, सक्सेसफुल था। ही वाज़ वेलकम्ड बाय द किंग। पैलेस में उसकी एक प्लेस थी, उसको ऑनर बादशाह भी उसको ऑनर देता है। तो दैट इज़ द एक्सट्रीम लकीनेस फॉर हिम। एक तो वो शुरू में तो इंसान ये जो प्लॉट है इन द बिगिनिंग इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लकी होना चाहिए। हर तरह, हर लिहाज से उसकी रिस्पेक्ट होती हो, वो आइडियल हो, वो हीरो हो, यानी उसमें कोई खामी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है वो ऐसा कोई कैरेक्टर जो होता है हम उसको पर्सनलाइज़ कर लेते हैं, आइडियलाइज़ कर लेते हैं, ये हमारा हीरो बन जाता है। अब इनमें कैरेक्टर्स में ऐसा कोई भी नहीं है। आप बल्कि देखें तो जब इनका इंट्रोडक्शन होता है तो ऐसा यही बताया जाता है ये गरीब है, ये मर रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो जब पे हम यानी ऐसा कोई हमें ऑफ़र नहीं किया जाता कि हम इनको लिंक करें। तो यानी वो ये वाला जो प्ले है, ये पोर्ट्रायल है, सोशल प्ले है। इसने सोसाइटी को जो है इसने प्रेज़ेंट किया है, मुआशरा इस वक़्त किस सूरत-हाल से गुज़र रहा है। तो आने वाले वक़्तों में जिस वक़्त ये प्ले लिखा गया है, हो सकता है उस वक़्त में जो मोस्ट प्रोबेबली अमेरिकन प्ले है, तो उसमें इसी तरह की सिचुएशन जो है उनको मेंशन किया कि इस तरह के कैरेक्टर जो हैं उनको इस तरह से पेश किया जाए। शेक्सपियर का प्ले जो है जी, उसमें भी गरीब कैरेक्टर हैं, लेकिन उसके सारे कैरेक्टर जो हैं जो पुअर कैरेक्टर हैं वो मोस्टली फ़नी हैं, यानी केयर फ्री हैं। जैसे कि हमारे वहाँ क्या होते हैं यानी दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई बड़ा कोई टास्क नहीं होता है। उनका काम सिर्फ़ होता है खाना-पीना, सर्व करना, एंटरटेन करना। उनकी अपनी एक जीने का एक अंदाज़ होता है। वो उनकी कोई थोड़ी बहुत इंसल्ट हो भी जाती है तो वो इसको रोज़मर्रा का मामला समझ के उसको ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं होते हैं। यानी मेरा कहने का जी, मतलब है कि उसके कैरेक्टर जो पुअर कैरेक्टर हैं, दे आर नॉट वेरी, वेरी सेंसिटिव। लेकिन ये जो हैं, ये कैरेक्टर जो हैं, ये ओवर सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं
और इस सिचुएशन में इतने सेंसिटिव कैरेक्टर नहीं होते हैं। ये कैरेक्टर जो हैं ये दे आर स्ट्रगलिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। अगर ये कामयाब हो जाते हैं देन वी कैन से दैट दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इनके जो है वो ट्रेजिडी से स्टार्ट हुआ और ट्रेजिडी में ही एंड हो गया, और इसके ट्रेजिक इवेंट्स में ही ये सारा प्ले जो है वो चलता रहा। और इसमें हर क्योंकि फीलिंग्स जो होते हैं, फीलिंग्स ऑफ पिटी सिंपैथी जो है ये हमारे आ जाते हैं, वी बिगिन टू फील। कभी कभी हम सो मच इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम रोना भी शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं है, ये इसको कंटिन्यूअसली ये इसका आर्ट होता है फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए। तो वो जो है जिसने भी ये प्ले लिखा था, तो उसको ये चाहिए था कि अगर वो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो फिर वहाँ पे उसको कॉमिक सीन देने चाहिए, जैसे शेक्सपियर ने भी अपने प्ले में दिया था। और डनकन जो था, वो डनकन बादशाह जो था वो मर्डर हो गया था। तो उसके बाद जो है वो सीन आते हैं ऐसे, यानी जिसको हम कहते हैं कि फुलिश कैरेक्टर जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं। वो फुलिश तो नहीं होते हैं, वो अपने फुलिशनेस में काइंड ऑफ विटी कैरेक्टर होते हैं। तो वो जो है वो अपनी उसकी टेंशन को कम करते हैं। वो क्लासिक प्लेस में इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है। लेकिन मैंने ये प्ले पढ़ा नहीं है, इसकी जो स्टोरी जिस तरह से मैंने इसकी मूवी देखी है, उसमें तो कंटिन्यूअसली फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ये ऐसा प्ले है कि इसको देखने को दिल नहीं करता बेसिकली। तो जब आप देखना शुरू जी। कर दें तो आपका इंटरेस्ट जो है ऐसे प्ले में जो है वो डेवलप हो सकता है। तो ये ओवरऑल जो हैं हम इसमें जो बात बताई है, अनएबल टू कोप विद मैकेनिकल रूटीन, ये जो हैं ये लोग पीछे रह गए हैं मुआशरे में। बहुत से लोग जो हैं अपना काम सर्च करते हुए उनसे ये पीछे रह गए हुए जैसे हैं। सर यहाँ पे लॉरा की बात हो रही है, शी इज अनेबल टू कॉप विद मैकेनिकल रूटीन एंड तीनों ही स्लीप। हैं, तीनों ही डिजेबल हैं एक किस्म से। ठीक है, अब ये देखें जो सर लेकिन उन्होंने शी इसको पॉइंट किया ना, लॉरा को। जैसा ही है लॉरा जी हैं वो अपने तरीके से क्रिपल्ड है। ठीक है, उसकी बॉडी अपने तो तरीके बिजनेस से। स्कूल में नहीं कर सकती ना। हाँ, वो टॉम जो है वो एडिक्ट है, वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है। ठीक है, वो ये भी उसकी जो है एक किस्म की डिफॉर्मिटी है। स्पिरिचुअल डिफॉर्मिटी देख लें, इसकी फिजिकल डिफॉर्मिटी है, उनकी स्पिरिचुअल डिफॉर्मिटी है। अमांडा जो है सही, वो इसका क्या मतलब? क्या चीज़, जहाँ आपका एरो है, क्रिपल्ड। ट्रिपल्ड बॉडी। क्रिपल्ड होता है यानी डिफॉर्म्ड। ठीक है, ये है क्रिपल हो गया। वैसे तो जिसको हम अपाहज जिसे कहते हैं, ये उसको यानी कि ये अपाहज सही वर्ड, जी। अच्छा वर्ड नहीं है। तो क्रिपल्ड जो है वो बिल्कुल ही ऐसा होता है, किसी का हाथ पांव टूट गया तो उसको वो क्रिपल होता है। तो ये जो है यानी इसकी जो है फिजिकल इसमें है, या इसका पाँव जो है वो टेढ़ा है, इसलिए इसको क्रिपल्ड उसने कह दिया। तो एनीवे, तो ये हैं तीनों कैरेक्टर जो हैं, ये मतलब बीइंग क्रिपल्ड का मतलब है ऑन बीइंग अनलकी, ऑन डिसएडवांटेज पे होना। तो ये जो है अपने अपने तरीके से दे आर एट लॉस। टॉम जो है वो भी एट लॉस है। अभी प्ले में तो एक बड़ा फैब्रिकेट्स का क्या मतलब? किसका, फैब्रिकेट्स, फैब्रिकेट्स होता है मेक्स, फैब्रिकेट। बनाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट्स, तामीर करता है, फैब्रिकेट्स। तो फैब्रिकेट्स हर इतना वर्ल्ड, वर्ड हो ये गया। उसकी दुनिया बनाता है आउट ऑफ द ग्लास एनिमल्स। ये ग्लास एनिमल्स में ये पर्टिकुलरली क्योंकि ग्लास एनिमल का रेफरेंस आ गया है, तो ये वर्ड जो है ये मुकम्मल तौर पर ये जो है ये लॉरा के वर्ड की बात हो रही है। शी कलेक्ट्स। जी। ठीक हो गया। तो ये नहीं है, ये जी। एक्चुअली ये जो मैंने साथ साथ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो मिलते जा रहे हैं। ये जो है ये तीनों ही जो हैं ये डिसएडवांटेज में हैं, अनलकी हैं, इनके जो है एट लॉस हैं, तीनों ही। जो अमांडा है उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो सारी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करे, उस सिचुएशन उससे हाथ उसके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। और जो टॉम है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो सारे को कंसोलिडेट कर ले, अपना बिखरती हुई ये दुनिया है इसको जो है वो ना मज़ीद इसको ना टूटने दे, बल्कि इसको जो है वो बेहतरी की तरफ लेके आए, वो उसके लिए, और उसको समझ नहीं आ रही। ये जो है लौरा जो है ये भी कोशिश कर रही है कि कोई ऐसे हम कोई मकाम हो जाए, कोई ऐसी कोई स्ट्रेंज जो है वो चीज़ हो जाए कि ये जो है उसको उसकी लाइफ जो है वो बहाल हो जाए, मतलब अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए उसको, तो वो जो है उसको इन मुसीबतों से निकाल ले, एंड शी वाज होपिंग फॉर दैट। उसके बाद फ्रेजाइल एंड आर्टिस्टिक, हाँ ये भी बात है। ये ब्यूटी जो है लारा के करेक्टर की, इंटरनल ब्यूटी, अमांडा के करेक्टर की, ये इंटरनली ये तीनों की इंटेंशन जो है वो बहुत सब्लाइम है, बहुत ब्यूटीफुल इंटेंशन है। अब टॉम जो है वो ये चाह रहा है कि इनका घर जो है
वो उसकी हालत बेहतर हो जाए, ठीक है? उसके लिए वो मेहनत करता है, सोचता है, कोशिश करता है, लेकिन लक उसका साथ नहीं देती। इस तरह अमांडा जो है वो अब पूरी कोशिश कर रही है कि टॉम जो है वो उसके हालात भी सही रहें, वो भी ठीक रहे और जो है लारा जो है वो भी परेशान ना हो। तो वो भी जो है कोशिश कर रही है कि अपने जो है जो उनका जो घर है, जो फैमिली है, ये मज़ीद परेशानियों का शिकार ना हो। एंड शी इज़ प्लानिंग फॉर हर, लेकिन उसको भी समझ नहीं आ रही। एंड लॉरा ऑन ऑन हर पार्ट शी इज़ वो भी ये रियलाइज़ कर रही है कि उसकी मदर और उसका ब्रदर जो हैं वो दोनों चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ कम हो जाएँ या ख़त्म हो जाएँ। तो वो जो हैं वो शी हरसेल्फ इज़ बिलीविंग कि वो जो हैं उनका उन दोनों की जो है अटेंशन का फ़ोकस है और वो भी अपने तौर पे ये दुआ कर रही है कि उनको क्योंकि ऐसा हो कोई सोर्सेज़ ऐसे निकल आएँ कि वो उनको खुशखबरी सुना सके, देन जी, शी इज़ ऑल फाइन। ठीक है? ये पाँव का क्रिपल हो जी, जाना ये कोई ऐसा नहीं था कि बंदा जो है इस वजह से अनलकी हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं मैंने देखे हैं वो जो हैं उनके कुछ ना कुछ जो है बल्कि सब ही होते हैं, हम सब में कोई ना कोई खामी होती है। सारे तो परफेक्ट नहीं होते हैं। तो जी, अगर इतने ही परफेक्ट होते तो ब्यूटी पार्लर कैसे चलते? ठीक है कि नहीं? वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत पेश आती? तो कुछ ना कुछ किसी के बाल जी, छोटे होते हैं, किसी के जो सही होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी का ये गोल्डन कलर ये एवरीथिंग वी ऑल द टाइम वी ट्राई टू ब्यूटीफाई आवरसेल्व्स। इन पे ये फीमेल की बात नहीं कर रहा, मेल भी इसी तरह से हम बार-बार जो है वो भी वो कोशिश करते हैं कि दे मस्ट लुक स्मार्ट, दे मस्ट लुक ब्यूटीफुल। तो ये जो है हम सब में कुछ न कुछ कमियाँ ज़रूर होती हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं इन वीकनेसेस को ओवरकम कर जाते हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि वो कैसे दिखते हैं। टीवी पे बहुत से ऐसे ने हम एंकर देखे हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो देन दे आर वेरी फैंटास्टिक। अच्छा जी, उसके बाद जो है जी, ये चीज़ें हैं, ये आर्टिस्टिक हैं, ये तीनों कैरेक्टर जो हैं इंटरनली, स्पिरिचुअली ये बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर हैं। जिस तरह के इनके पीस ऑफ मैंने एग्री आर्ट पीसेस हैं, ग्लास पीसेस हैं, जिस तरह के वो ब्यूटीफुल हैं। इस पे एक और बात है, ये जो ग्लास का मटेरियल है, इस पे स्क्रैच नहीं लगती। ये टूट जाता है लेकिन इस पे स्क्रैच नहीं लगती। तो ये तीनों करैक्टर जो हैं ये एक एक्सट्रीम में से गुज़र रहे हैं। ये टूट तो रहे हैं लेकिन स्क्रैच जो हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोई बुरा ना कहे, ठीक है कि नहीं? ये आइडियल ही रहना चाहते हैं, ये स्क्रैचलेस ही रहना चाह रहे हैं और परहैप्स इन देयर एफर्ट्स दे आर लेकिन स्टिल सर यहाँ गोइंग पे इस मूवी स्क्रैचलेस। में लॉरा को ज़्यादा पॉइंट किया हुआ है। क्या चीज़? इसमें लॉरा को ज़्यादा पॉइंट किया हुआ है। देखिए हाँ, ना, ऐसा किसी एक फ्रेजाइल एंड ऐसा ही आर्टिस्टिक है। ग्लास फिगर्स लाइक लॉरा हमने जो है वो हरसेल्फ। देखें वो जो उसका जो है ना टाइटल जो है हमने उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है वो कलेक्शन तो उसी जी, की थी, लारा ही की थी, ठीक है। लेकिन ये सारा जो है रिलेटेड जो है हम जो टाइटल है वो सिर्फ लारा का वर्ल्ड उसको नहीं कवर करता, वो दूसरे जो वर्ल्ड सपोर्टिंग जो है प्लॉट जो चल रहे हैं साथ उनको भी कवर करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि रेलेवेंस इसकी उस तरफ भी है, ठीक है। ये तीनों करेक्टर जो हैं ये क्रिस्टल क्लियर हैं, धोखेबाज नहीं हैं, चीटर नहीं है। ये तीनों कैरेक्टर्स दिए देखें इनमें तीनों में ये खूबी है, ये बिल्कुल सच्चे हैं, खरे हैं। जिस तरह के उसके आर्ट पीसेस जो हैं, ग्लास का मटेरियल जो है जिस तरह के प्योर होता है ऑलमोस्ट, उसमें इम्प्योरिटी कम पाई जाती है, ठीक है। और ये ब्यूटीफुल जी, कैरेक्टर हैं और ये टूट सकते हैं, ये इनको बचना चाहिए। दे आर डेलिकेट हैं, किसी वक्त भी जो हैं फ्रेजाइल हैं, ये टूट सकते हैं और सो इट इज़। बट एंड तक तो ये हुआ था कि ये ट्रेजेडी फेल कर रहे थे, बट स्टिल दे वर ब्रेविंग, बड़ी बहादुरी से उनका सामना कर रहे थे। They symbolize all the artistry and the beauty which to her and perhaps to William are missing in the secular urban order of the modern era. वो जदीद दुनिया जो है वो जो जदीद शहरी दुनिया है, शहर के रहने वाले जो लोगों की दुनिया है, जो मॉडर्न दौर जो जिसमें से लोग रह रहे हैं उसको बिल्कुल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंबलाइज ये सिंबल है ऑल द आर्टिस्ट्री एंड द ब्यूटी विच इज टू हर एंड परहैप्स टू विलियम्स आर मिसिंग इन दी। हाँ ये ब्यूटी जो है वो कहता है इस जो हमारी जो नई दुनिया है, शहर की दुनिया है जहाँ पे अर्बन पीपल हैं, जहाँ पे बिजनेस की ज़्यादा बात होती है, तो इन लोगों में ये ब्यूटी जो है ये मिसिंग है। ये अकॉर्डिंग टू प्ले राइट जो है उसके मुताबिक जो है, तो वो इस ब्यूटी को जो है इस खूबसूरती जो जो ब्यूटी
सिंबलाइज की गई है इन कैरेक्टर के ज़रिए, ख़ास तौर पे लॉरा के ज़रिए से जो ब्यूटी सिंबलाइज की गई है, दैट ब्यूटी इज़ मिसिंग, ये मिसिंग है हमारे जो मॉडर्न पीपल हैं उनमें। In high school, Lara attempted unsuccessfully and to relate and to a fellow student. तो उसने जो है अपने रिलेशन बनाने की कोशिश की अपने एक क्लास फेलो से, बट शी वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। हर सीक्रेट ब्यो का मतलब ब्यूटी है, ठीक है। ये जी। ब्यूटीफुल नौजवान था। एंड द सीक्रेट ब्यो यानी द स्मार्ट बॉय वो जो था, टर्न्स आउट टू बी जिम। वो इत्तेफाक से जिम है, जिम ओ कॉर्नर ये उसका पूरा नाम है। द जेंटलमैन कॉलर, ये जेंटलमैन जिसको जेंटलमैन कहा जाता है, ठीक है। हु कम्स टू डिनर, जो कि डिनर पे आ जाता है। वंस मोर लारा इज बिट्रेड, फिर जो है लारा के साथ जो है वो डिसेप्शन हो जाता है, धोखा हो जाता है। फॉर जिम इज ऑलरेडी एंगेज्ड टू अनदर गर्ल, जिम की कहीं और एंगेजमेंट हो गई हुई है, और वंस अगेन उसका सामने आना चांसेस था ना हुई होती, या उसकी कोई दुआ कबूल हो गई होती, तो वो जो है चांसेस था उसको जो है उसका ड्रीम बॉय जो है वो मिल जाता। बट शी कुड नॉट गेट, वो इतनी लकी नहीं थी। तो अगर वो लकी नहीं थी तो फिर ये नेचुरल है उसका क्रिपल होना, और उसका जो है जी, उसकी और जो डिप्राइवेशन इन लाइफ में गरीब होना, वो बात सारी। वो सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। लेकिन वन जो है इसकी ब्यूटी कैरेक्टर की ये है कि थ्रू आउट द प्ले शी वाज टोटली हार्मलेस। उसने किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया है, हालांकि यहाँ पे भी वो प्रोटेस्ट कर सकती थी, ठीक है, वो क्लेम कर सकती थी, बट साइलेंटली उसने जो कुछ भी वो डिसीजन वो कर चुका था, तो उसने उसको उस पर भी एतराज़ नहीं किया, बल्कि अपने आप को ही वो समझा कि उसकी अपनी लक ही ऐसी थी जिस वजह से ऐसा हो रहा है, इसमें जिम का कोई कसूर नहीं, इसके उसमें अपना कोई कसूर नहीं। लॉरा withdraws herself completely from the present world, वो वापस जो है वो देखती है कि हाँ इस मौजूदा दुनिया में उसके लिए ये एक होप थी। अगर वो जो हैं उनकी अगर ऐसी सिचुएशन ना होती, जिम जो है वो पहले से एंगेज ना होता, तो हो सकता है कि वो जो है उसकी लाइफ में कोई हैप्पी टर्न आ जाता। अब वो चूँकि नहीं है, तो उसने किसी को ब्लेम नहीं किया, और वो साइलेंटली वो जो है अपनी जो उस दुनिया में उसने बना रखी है, जिसमें हम वो आर्ट पीसेस हैं, वो उसके जो है वो अटेंशन को वो ग्रैपल कर लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं, जहाँ पे उसको फिर दोबारा से पीस मिलता है। तो ये जो है आज ये क्या था ग्लास विनेगरी जो है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, रादर सेंट्रल रोल। जब भी इस सारी फैमिली को, बल्कि सर इस लारा लाइन को, का क्या मतलब हुआ? आर्ट एंड ब्यूटी आर गिवन नो वे टू एग्जिट इन द वर्ल्ड ऑफ द ग्लास विनेगर। ये कहाँ पे है? मैंने तो शायद पढ़ा ही नहीं। ये लास्ट वाली लाइन है। ये मैंने अभी नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ उधर। अच्छा, लॉरा विथड्रॉज हरसेल्फ, लॉरा जो है वो जी। कंप्लीटली अपने वर्ल्ड में जो है वो कुछ ये, अगर ये सोचें, जस्ट इमेजिन अगर उसके पास ये आर्ट पीसेस अगर नहीं होते, तो फिर उसके पास सवाए रोने के, आंसू बहाने के और कोई काम नहीं होता, और शायद ये सारे सदमे को बर्दाश्त करने के लिए भी उसके पास कोई चीज़ ना होती। तो ये सारी जो ट्रेजिक इवेंट्स जो हैं विच आर टेकिंग प्लेस जो उसकी लाइफ में हो रहे हैं, तो उसमें ये जो ग्लास मैनेगरी है दैट इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये उसने स्टेबल रखा हुआ है लॉरा को, ठीक है। उसको टॉम जो था उसकी जो जी। स्मोकिंग हैबिट है, उसने उसको स्टेबल रखा। जब वो टूटने लगता है तो वो जो है वो सिगरेट पीने लगता है अपनी, जब उसका पेशेंस ख़त्म होने लगता है। तो इसी तरह से उसकी मदर जो हैं, जब उसका पेशेंस जो है वो ख़त्म हो, तो वो एग्रेसिव होने लग जाती है। वो शोर मचाती है, उसकी आवाज़ जो है वो जो है ऊँची हो जाती है। उसकी पिच जो है वो राइज़ कर कर जाती है। तो ये जो है ये इसमें जो पूरे प्ले में हम देखते हैं कि ये मैनेगरी जो है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आर्ट एंड ब्यूटी आर गिवन नो वे टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ जी, इनकी जो खूबसूरती इन कैरेक्टर्स की है, इसकी कहीं भी कोई कदर नहीं की जाती, इसकी कहीं कोई हौसला अफजाई नहीं जाती। ख्याल किया जाना जी। चाहिए था, ठीक है, ऐसा भी होना चाहिए था कि लौरा जो है अगर उसका पाँव खराब है, तो किसी को उससे हमदर्दी होनी चाहिए थी, उसको कोई तसल्ली देता, नो मैन कोई बात नहीं, ठीक है, पाँव खराब है तो क्या है, एक पाँव खराब है दूसरा तो ठीक है,
बंदा चल फिर तो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ये पाँव खराब है, बाकी सारा जो है बॉडी जो है वो तो ठीक है ना। तो इसमें इम्परफेक्शन अगर मामूली सी है, वो बंदा ये भी कह सकता था दैट शी शुड नॉट टेक नोटिस ऑफ दैट। ये जो इम्परफेक्शन उसकी जो हाईलाइट हुई है दैट इज जस्ट 1%, तो 99% शी इज ऑलराइट। तो उसको शी मस्ट नॉट केयर अबाउट दिस, उसको इसमें ख्याल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो जी इसको कोई हौसला देता, कोई तसल्ली देता तो उसकी दुनिया जो है वो रोशन हो जाती, जी लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इस टॉम जो है, टॉम वाज ए वेरी स्ट्रगलिंग बॉय, कहीं से उसको को बॉस मिल जाता जो उसको कहता, उसको मौका देता कि उसको अपने साथ जो है किसी मीटिंग में ले जाता, कारोबार डिस्कस कर लेता, उसका कोई आइडिया ले लेता, या उसकी फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं उनको कुछ बर्डन जो है उसको कुछ जी। कम कर देता, मतलब हेल्प कर सर हो देता। गया। मतलब ये ठीक सर है। एक्चुअली टाइम बहुत शॉर्ट है, हम एक ही क्वेश्चन पे काफी ज्यादा टाइम दे चुके हैं। ओहो ठीक है, हमें टाइम मैनेजमेंट करनी ठीक चाहिए। और हाँ ठीक है। तो ये जो है उसके बाद ये एक फिल्म जो है प्ले के दो सर वो क्वेश्चन, लास्ट लाइन आपने जब तक नहीं बताई, आर्ट एंड ब्यूटी आर गिवन नो वे टू एग्जिट इन द वर्ल्ड ऑफ द ग्लास मैनेजर। जो रियल ब्यूटी है और उसको जो है इस दुनिया में ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लोग सच्चे लोगों की कदर ज़्यादा कम ही करते हैं, नहीं, ठीक है। आर्ट एंड ब्यूटी आर गिवन नो वे आर्ट, टू एग्जिट इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लास। मैं एग्जिट इन द वर्ल्ड, मुझे कुछ की मैं कंफ्यूजन हो रही है। देख 1 सेकेंड मैं इसमें आता, एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट होता है एग्जिस्ट, सॉरी। ये जो है यानी वजूद में एग्जिस्ट होना, करना, बरकरार मौजूद होना। होना। हाँ जी, ये जो है इस ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इसकी जो है इस मॉडर्न वर्ल्ड जो है इसमें मतलब आर्ट उन्होंने एंड कहा ब्यूटी आर्ट और ब्यूटी ग्लास में नेगरी के दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। कम ही करते हैं। कौन जो है केयर करता है इसकी, अगर ऐसी को केयर करता होता तो हाथ उसके हाथ में यूनिकॉर्न जो है वो टूट कैसे गया फिर, ठीक है कि नहीं। अगर उसने उसको सही तरह से वैल्यू किया होता, उसको इम्पोर्टेंस दी होती, तो वो उसके टूटने का ये इम्कान सर तो मुझे बहुत समझ कम है। नहीं आ रही, ग्लास में नेगरी की बात करें, गिलास में नेगरी जो एक वर्ल्ड ग्लास प्ले के में अंदर है। ग्लास मैनेगरी क्या चीज़ है, ग्लास मैनेगरी आर्ट सिंबल, यानी एक सिंबल है आर्ट और ब्यूटी का, ठीक है। इसको सिंबलाइज किया है, जी ये दोनों एक ही चीज़ है, आर्ट एंड ब्यूटी, ये और ग्लास मैनेगरी एक ही चीज़ है, ठीक है। और इन दोनों की जो है मॉडर्न जो वर्ल्ड है इसमें इसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे हैं उतना ही ज़्यादा वेलकम है, ठीक है। आप जी समझ आ गई। जी, हेलो। कुछ कुछ आ ही गई है। नहीं अगर नहीं फिर मैं जी जी, दोबारा कुछ कुछ बताता आ हूँ। ही गई है। ये जो मॉरल एक दूसरे यानी मॉरल वैल्यूज होती हैं, जो किसी के अखलाक अच्छे हैं, मैनर्स अच्छे हैं, हालांकि जिनके अखलाक अच्छे हैं, जिनके मैनर्स अच्छे हैं, उनको, ऐसे लोगों को नहीं गिरने देना चाहिए, ठीक है। उनसे हेल्प लेनी चाहिए। अब ये जी हमारे जो जी है ख़ास तौर पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें एक उम्र गुज़ारी होती है, उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस होता है और वो गाइड कर सकते हैं, वो जो है हमें दोज़ख से निकाल सकते हैं, हम मुसीबतों से निकाल सकते हैं। लेकिन हम उनकी सुनते कब हैं, हम उनके पास कब बैठते हैं, ठीक है कि नहीं? उनके पास जो है जी सर, वो वो थोड़ा इररिलेवेंट हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि लाइक ये जो सेंटेंस है ना, वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ग्लास में नेगरी वर्ल्ड में या ग्लास में नेगरी जो प्ले है उसमें आर्ट एंड ब्यूटी आर गिवन नो वे टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ। आर्ट एंड ब्यूटी को नहीं, मौका नहीं मिलता, इसको इजाज़त नहीं मिलती, इसको परवान नहीं चढ़ने दिया जाता, इसकी कदर नहीं होती, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता आर्ट एंड ब्यूटी को, ठीक है। और ये जो है ये रियल हैप्पीनेस जी है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, लाइफ के लिए इनकरेजमेंट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आर्ट एंड ब्यूटी के खिलाफ दुनिया जी जी के बगैर दुनिया जी, कैसी आगे। होती। हम हमारी जितनी जो है एफर्ट्स हैं, अल्टीमेटली वो आर्ट एंड ब्यूटी की तरफ ही जो है वो लौटते हैं, ठीक है। हम जो कुछ मर्जी कर लें, जी पहला जी, हमारी जो आगे। है हमारा होता है हमें हमारी ज़रूरियत जो है वो बेसिक खाना पीना और जो है रिहाइश या सिक्योरिटी वगैरह होती हैं। नेक्स्ट जो है हमारी जो सारी जो हमारी इससे ज़्यादा जितने हम अपनी ज़रूरियात पे जितना हम खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा हम इस चीज़ पे खर्च करते हैं कि वी मस्ट लुक स्मार्ट, ठीक है। हमें स्मार्ट दिखना चाहिए, तो वो जो है इस पे जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारी जो है वो यानी स्मार्टनेस को अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर विदाउट जो है मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, जो हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड है, जिसके पास जो है ज़्यादा पैसे हैं वो उतना हम उसको सक्सेसफुल कहते हैं। तो ये जो ट्रेंड है वेलकम, जो इसमें ये भी हो सकता है लोग बहुत डिप्राइव्ड हैं, वो क्या करें, ठीक है। वो इस कंपटीशन में हर बंदे को यानी माल दौलत की ज़रूरत होती है, तो वो जो है
लोग जो हैं इसकी खातर, यानी इस चीज़ को हासिल करने की, वो समझते हैं कि माल दौलत है यही सब कुछ है, अगर ये हमारे पास है तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारे चाहे पास तो कोई क्या मसला हो। नहीं होगा। तो ये इस रॉन्ग कंसेप्शन की वजह से वो आर्ट एंड ब्यूटी जो है ये क्रश होते जा रहे हैं, लोग इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। बट लोगों की जी, इंपॉर्टेंस जी। किस बात से है? उनके माल दौलत की वजह से, ठीक है। बहुत से जो हैं अनसिविलाइज्ड जी, लोग जो हैं हाँ। उनकी जो है मॉरल ब्यूटी भी नहीं है, यानी कैरेक्टर्स जो हैं उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते, लेकिन लोग जो हैं उनको बर्दाश्त करते हैं, बल्कि उनको तो चीफ गेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। जी, जी। वो अभी देखें हमारे जो हमारे बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो मैनरलेस हैं, ठीक है, जो कुछ भी कहें जो कुछ भी करें वो ठीक है। और अगर कोई ये जो हैं जो लोग जो हैं जो रखते हैं जो रियल आर्ट है, जो उनके पास पीस है, ब्यूटी है, वो बहुत से, मैं किसानों की मिसाल देता हूँ, वो जो बहुत मेहनत करते हैं और उनके पास बहुत सी खुशियों के खजाने हैं, लेकिन हु वेलकम्स देम, कौन उनकी केयर करता है? वो कहता है तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एनीवे, तो ये जो चीज़ें हैं हमारी आजकल, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है जिसमें दौलत को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, तो उसमें आर्ट एंड ब्यूटी जो है, आर्टिस्ट ये क्रश होते जा रहे हैं, ठीक है। जो भी पुअर है वो अच्छा जी। है, नहीं अच्छा है, ब्यूटीफुल है, आर्टफुल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्रश हो जाता है। बहुत से हमारे पोएट्स जो हैं वो देखें उनके हालात बड़े ख़राब हैं, बहुत से हमारे सिंगर जो हैं उनके हालात बहुत ख़राब हैं। किसी मैं कल भी ये इस बात पे वो जब पढ़ाते हुए मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि हमें ये जज करना हो कि कोई मुआशरा जो है वो किस कदर खुशहाल है, तो आप ये देख लें उस मुआशरे में ये जो जिन ऐसा तबका जिनको हम मरासी कहते हैं, ठीक है, ये देख लें इनके हालात कैसे हैं। अगर किसी मुआशरे में मरासी जो है अगर ये खुशहाल हैं, तो वो मुआशरा जो है वो खुशहाल है। अगर ये क्रश होते जा रहे हैं, तो फिर जो है ये वो मुआशरा जो है वो अबतरी की तरफ जा रहा है, उसके हालात अच्छे नहीं हैं। लें जी। अब इसकी लाइन की कोई समझ आ गई कि अभी नहीं है, यही दुनिया जो है ये जी, वेलकम आपकी नहीं करती है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें जी। आर्ट एंड ब्यूटी जो है, अगर वो उसके पास जो है मटेरियल स्ट्रेंथ सर है। आज हमें ये पूरा पास्ट पेपर खत्म करना है, तो आप हाँ ठीक है, मैं इसको टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, लाइक 15 मिनट्स हाँ ठीक। हर अच्छा अभी, क्वेश्चन को देने हैं आप। अभी तो 1 o'clock हो गया, 45 मिनट ले गई है, तो अच्छा जी। जी, आधा पौना घंटा हमें एक क्वेश्चन को लगा है। उसमें ऐसा ही है कि बिगिनिंग में आपको कम करना कुछ मुश्किल मेरे है। आइडियाज़ समझने में थोड़ी सी आसान जो है वो होगा, क्योंकि उसमें कुछ नई बातें आ जाती हैं। तो अगर ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसके बगैर हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ये बातें बार बार एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेंगी जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आने वाले जी। क्वेश्चनों में हमें आसानी रहेगी। What anguish does Milton portray in On His Blindness? Anguish जो होता है sad feelings हैं, ठीक है। And what जी। hope does he express? और फिर आखिर में वो किस तरह की किस तरह से पुरुमीद है, उम्मीद को जाहिर करता है। मेरे ख्याल में अजान शुरू हो गई आपके इलाके में कि नहीं हुई? नहीं, अभी दूर हो रही है। अच्छा चलें। इन दिस सोनेट, इस सोनेट में जो कि मिल्टन की है, मिल्टन लेमेंट्स अफसोस करते हैं ओवर हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 35। ये 35 नहीं है, ठीक है, आप इसको सर्च करें, 35 का तो ब्लाइंड नहीं हुआ था, मेरे ख्याल में ये 55 के करीब हुआ था। अच्छा चलो जी। मैं सर्च कर लूँ। या मुझे गलती लग रही है, ये यहाँ पे गलती हो रही है, तो ये जो है इसको ज़रा देख लीजिएगा। और ये इसने जो लिखी थी, ये आई थिंक 50+ था जब इसने ये लिखी थी। सर ठीक है, मैं अच्छा, देख इट लूँगी। इज़ ए पर्सनल पोएम, ये उसकी ज़ाती पोएम है, दैट ओपन्स बिफोर अस, जो हमारे सामने जो स्टार्ट होती है, द वेरी विंडो ऑफ दी दिस हार्ट एंड सोल ऑफ द पोइट। यानी वेरी यहाँ पे हु बहू है के मैनों में आता है, ठीक है। वेरी जी। यहाँ पे यानी बहुत के मैनों में नहीं है, यानी हु बहू विंडो ऑफ द हार्ट एंड सोल ऑफ द पोएट, यानी पोएट का इनर सेल्फ है, उसके इंटरनल फीलिंग्स हैं। ही टोल्ड अस अबाउट हिज बिजनेस ही सेंस, उसने, अब ये देखे टोल्ड आ गया, ठीक है, ये जी। प्रेजेंट में नहीं आना चाहिए। टोल्ड अस, ही टेल्स अस भी तो हो सकता है, ही टेल्स अस अबाउट हिज sense of religious session and his anguish and sorrow and not being able to feel that he felt, यहाँ पे feels होना चाहिए, ठीक है। he feels that जी। he can, या इसको ये प्रेजेंट का दिस में सारा आएगा जो है, सर या फिर
इसको सारी feels वो that ही आएगा। कमेंट देखें बेटा, वो कमेंट्स कर रहा है, जब वो राइटर जो हैं या मतलब जो भी ये स्टूडेंट है जिसने में लिखा है इस कमेंटिंग, अगर इसको प्रेजेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नथिंग, कुछ भी खराब नहीं होगा। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ लास्ट में जो being able to fill that आएगा या this आएगा? वो जो है एंड में कहाँ पे एंड वाली लाइन जहाँ पे ये है कर्सर है। आप ये देखें ना, he told us जहाँ से शुरू हो रही है इसकी हाँ ठीक है। लास्ट, इसकी जो लाइन खत्म हो रही है जी ना, जी जी वो जी जी fill जी। that से हो रही है, तो आपने कहा fills that होगा या तब fills this होगा? फील्स कर दें, दिस कर दें, दैट का भी दिस कर दें, ठीक है। ही टेल्स ठीक है। अस, मैं इसको प्रेजेंट में करूँ, ही टेल्स अस अबाउट हिज सेंस ऑफ रिलीजियस मिशन एंड हिज एंग्विश एंड सारो ऑन नॉट बीइंग एबल टू फील दैट, ठीक है। टू फील दिस भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, टू फील ठीक दिस है भी हो सर, सकता ये है। इन्होंने 2 बार एंड भी लगाया हुआ है। उससे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हाँ देखो 2 बार एंड क्यों नहीं लगाते हैं? एक तो एंड हम का इस्तेमाल ये होता है कि हम यानी कुछ चीज़ें जो पेयर में होती हैं, ठीक है, तो उनमें तो हम जो है एंड इस्तेमाल करते हैं। एक ये होता है बहुत सी चीज़ों को मेंशन कर रहे होते हैं, तो वो जो है उसमें डिटेल्स होती हैं, ठीक है, तो हर डिटेल के बाद जो है एक कॉमा लगाते हैं और आखिरी डिटेल से पहले हम जो है एंड लगा देते हैं। वो तो एक सिंपल रूल है, ये आप ना वो यू नो इसमें दैट। किया हुआ। अच्छा जी, तो इसको जो है आप दिस भी कह सकती हैं यहाँ पे, टू फील दिस भी ठीक है, आप इसको प्रेजेंट कर देती हैं, दैट्स ऑल राइट। आगे तो ही सर इसके टेल्स। बाद हम रिलीजियस मिशन के बाद पोस्टोफी लगा, मतलब वो कॉमा लगाकर और फिर एंड बाद में लिखे, तो ये करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा? मैंने आजकल देखा है कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, कोई ग्रामेटिकल सजेशन जी। भी ऐसी हैं, लेकिन ये कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं इशू नहीं है। हम जो रीडर है, असल बात ये होती है कि क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ और एक्सप्रेशन जो हैं ये होनी चाहिए। तो वो जब आप सेंटेंस बहुत लेंथी नहीं लिख रही होती हैं, ठीक है, मसलन अगर 25 के करीब करीब जो लेंथ है मैक्सिमम 30 हो जाए, ठीक है, तो इतने वर्ड अगर आप एक सेंटेंस में लिखती हैं तो वो ऑलरेडी इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आते ही नहीं हैं कि यहाँ पे कॉमा ज़्यादा लग गया या कम लग गया। तो अगर आ भी जाए तो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप फोकस इस बात पे करें कि आप टेंस जो हैं, जैसे यहाँ पे हालांकि इसमें कोई ग्रामेटिकल शायद मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये जो उसने शफलिंग कर रहा है प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से प्रेजेंट जो है ये बहुत ऑलमोस्ट एनोइंग है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब वो कर जैसे जैसे करेगा मुझे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। और इससे बड़ी जो है अब किस तरीके से मैंने किया, when he felt that he सॉरी, couldn't। हाँ अच्छा, तो ये इससे मज़ीद जो है जो हमें जो डिस्टर्ब करने वाली वो चीज़ होती है वो ये होती है कि कोई अगर वर्ब का गलत इस्तेमाल कर देता है, मसलन टू लिखा हुआ है, टू के साथ सेकंड फॉर्म टू फील्ड कर देता तो और ज़्यादा मुझे दुश्वारी होती, ठीक है। तो फिर ऐसी सूरत में तो वो एग्जामिनर जो है वो कसम खा लेता है कि इसको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं देने। तो आप ऐसी दो मिस्टेक्स हैं, आप इनको फोकस करें, ये प्रेजेंट पास्ट की शफलिंग ये कम से कम हो, बल्कि ना ही हो। और दूसरा ये जो है आप जो है जो वर्ब का जो ठीक इस्तेमाल है इसको फोकस, बाकी बहुत कम चांसेस हैं मिस्टेक का है। ये नहीं हो सकता सेंटेंस खत्म हुआ तो आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगी, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगी, ये प्रॉपर नाउन आ गया तो उसको आप कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे, फिर ये बताने की ज़रूरत है तो नहीं है। लेकिन चलें, एक्स्ट्रा नॉलेज है, एवरी सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर, सारे प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं और सेंटेंस के आखिर में एक फुल स्टॉप आता है। क्वेश्चन फॉर्म में आपने नहीं लिखना, ठीक है कि नहीं। आपने जितनी राइटिंग करनी है वो सारी इनडायरेक्ट होनी है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस जो कभी क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता। तो आपने नेवर ट्राई टू पुट ए क्वेश्चन, आपने कभी इसमें अपने जो आंसर है इसमें कहीं भी कोई क्वेश्चन इंसर्ट करने की कोशिश ना करें। अगर कहीं गलती से आ भी गया तो आप उसको चेंज करें, उसको दुरुस्त करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है ही फील्स दैट ही कैन, ये मैंने इसको प्रेजेंट ही कर रहा हूँ, ही कैन नॉट सर्व गॉड एंड दैट द पोएटिक टैलेंट इज लाइंग। अभी देखें ऊपर तो इसका पास्ट है, यहाँ पे इज आ गया हुआ है, ये दिस इज वेरी अनोइंग, एक ही सेंटेंस में। एंड दैट द पोएटिक टैलेंट इज लाइंग यूजलेस विद हिम। हाँ वो उसमें ये हाँ इसमें हमने ये पढ़ा था कि इतना मैच्योर नहीं हुआ था, तो उसके जो साथी पोइट्स जो थे वो मैच्योर होते के जा रहे थे, उनको तो अपने कम एज में ज़्यादा रिवार्ड मिल गया था, ये उनसे पीछे रह गया था। तो इसका जो आर्ट जो था दैट वाज लाइंग यूजलेस,
अभी वो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो ये कह रहा था कि मैं लिख रहा हूँ, तो वो जो है ये जो म्यूज़िस ऑफ पोएट्री है, ये उसकी हेल्प करें। He thinks that God will punish him for not making use of the poetic faculty। ये बड़ी अच्छी बात उसने बताई है कि अल्लाह ताला ने जो उसको पोएटिक स्किल दी है, जो कि उसको फ़ील हो रही है, अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो शायद अल्लाह उससे नाराज़ हो। But the next morning, अगली सुबह पेशेंस सब्र जो होता है आंसर्स फ्रॉम विद इन, यानी उसका सब्र जो है उसको जवाब देता है, यानी उसका अपना जो है स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ द पोएट जो है, उसकी जो अपनी थिंकिंग फैकल्टी है उसको वो उसको एक आंसर प्रोवाइड करती है दैट गॉड डज नॉट एक्सपेक्ट वर्क फ्रॉम ए ब्लाइंड मैन, कि अल्लाह ताला को कोई जो है यानी इंसानों के किसी कारनामे की कोई हाजत नहीं है, ठीक है। तो वो जो है वो ब्लाइंड मैन से यानी उसने वो अल्लाह ताला के की क्या खिदमत कर सकता है, ठीक है, वो इस तरह से। दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। अब ये जो है दे कौन है यहाँ पे, ये फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, ठीक है, उसके जो ऑलरेडी उसकी क्रिएचर्स है, उसकी मखलूक़ात हैं, तो वो उसको पहले ही सर्व कर रहे हैं। तो इंसानों ने कि उसको क्या सर्व करना है, अल्लाह का क्या जो है काम संवारना है। तो ये तो इंसानों का अपना ही एक टेस्ट होता है, उसकी सिंसियरिटी इंसान जो है प्रूव करता है, जिसकी बेस पे अल्लाह का जो है वो फेवरेट हो जाता है और उसके यहाँ मर्तबा पाता है। तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं है उसकी किसी भी सेक्रीफाइस की, लेकिन ये होपलेस नहीं है, यानी पोएट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो अल्लाह का वो काम संवार रहा है, बल्कि ये है कि अल्लाह ताला ने उसको एक टैलेंट दिया है और वो देख रहा है कि वो अपने साथी फेलो बीइंग्स के लिए वो एक यानी उनकी हेल्प कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है। सो फॉर दैट रीज़न ही शुड डू दैट, ठीक है। अल्लाह को कोई फ़र्क जी, नहीं पड़ेगा, ये उसके इतने सारे जो हैं बिलियंस ऑफ काउंटलेस जो हैं उसके जो हैं स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनमें से 1, 4, 5, 10 अगर एक को बंदा बिलियनेयर है, उसके 5-10 रुपए अगर गुम गए तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको तो पता भी नहीं होगा कि ये हो गया है। तो अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ेगा? एक ज़मीन है, उसके सारे जो हैं इस पे जो मखलूक है सारी इधर-उधर हो जाएगी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पता नहीं उसने कितने जहान बनाए हुए हैं हमारे जैसे। अच्छा, it is a poem, ये एक पोएम है ऑफ पर्सनल ग्रीफ, एंड द पोएट गिव्स एक्सप्रेशन टू हिज ग्रीफ एंड डाउट्स अरोज्ड इन हिम। उसके अंदर जो है खदशात जो हैं वो डेवलप होते हैं, वो उनकी तरफ जो है उसका वो इजहार करता है बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, उसकी जो ब्लाइंडनेस की वजह से उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप होते हैं, उनका उनको एक्सप्रेस करता है। He laments over his loss, this loss, and asks himself whether he would, ये देखे would का क्या वहाँ पे भी सही इस्तेमाल नहीं, वो जी, अपने आप को ये पूछता है आया के, whether का यहाँ पे मतलब आया के ही will be punished, आया कि उसको सजा मिलेगी by God for not making use of his gift, कि उसने अपनी पोइट्री का इस्तेमाल ही नहीं किया ना पोइट्री, because of his blindness, क्योंकि वो अंधा था इसलिए। He consoles himself, वो अपने आप को तसल्ली देता है with the idea that though his blindness has deprived him of actual service, मैं ब्लाइंड होने की वजह से वो सही तरह से अल्लाह ताला की खिदमत नहीं कर पाया है। एंड द विलिंगनेस ऑफ हिज हार्ट टू सर्व गॉड, ये कि वो अल्लाह का किसी काम आए, विल ब्रिंग हिम क्रेडिट, इसका उसको यहाँ पे दिस फैक्ट विल ब्रिंग क्रेडिट टू हिम, इसका उसको क्रेडिट मिलेगा। ये सेंटेंस देखें, इसने यहाँ से स्टार्ट किया है, 3 लाइन्स में ऑलमोस्ट इसने कर ली हैं, एक लाइन में ऑलमोस्ट 30 वर्ड हैं, तो ये 10 वर्ड्स हैं, तो ये 30 के करीब हो गया। मतलब दैट इज़, ये पढ़ते-पढ़ते हमें थोड़ी-सी जी। ये एग्ज़ामिनेश लेमन्स का क्या मतलब है? एग्ज़ामिनेशन लैंग्वेज नहीं है, क्या चीज़? विलिंगनेस, लेमन्स। लैमेंट ये है अफ़सोस करना, ठीक है? वैसे जी। तो रोना है, किसी नुकसान पे जो है अफ़सोस का इज़हार जो है वो लैमेंट है। हम कोई जो लोग नुकसान पे रोते हैं तो लैमेंट है। एक तो वेलिंग होता है, आवाज़ें निकाल-निकाल के रोना, लैमेंट होता है अफ़सोस करना, आँसू बहाना, इस तरह से। अच्छा, इट इज़ फुल ऑफ मीकनेस एंड हम ह्यूमिलिटी, यानी इसमें आजिज़ी है, मीकनेस और ह्यूमिलिटी एक ही चीज़ है। In this manner, इस तरह से the poet is able to raise his personal grief unto higher level। इस तरह से शायद जो है अपना जो उसके फीलिंग्स हैं उनको हायर लेवल पर एलिवेट कर लेता है।
एंड यूनिवर्सलाइज इट, और इसको जो है आफाकी बना देता है, यानी ऐसी चीज़ जिसके असरात ना ख़त्म होने वाले हों या बिल्कुल सच्ची कोई चीज़ हो। तो शायर के जो ख़्यालात हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं, उनमें चूँकि कई 100 साल गुज़र गए हैं, उनकी जो उसने कहा है लोग आज भी उसकी तस्दीक करते हैं। तो दिस इज़ यूनिवर्सैलिटी, उसके ख़्यालात जो हैं यानी देर पा हैं। यानी अपने ख़्यालात को देर पा बनाने के लिए या ना ख़त्म होने वाले बनाने के लिए वो जो है अपने आर्ट का इस्तेमाल करता है, एक्सप्रेस करता है अपने फीलिंग्स को। The poem does not remain merely the cry of a blind man. ये जो है सिर्फ अफसोस नहीं महज अफसोस नहीं है of man, but he discusses the universal problem of spirit being willing to do something. उसकी ये कोशिश होती है कि उसकी जो ख्वाहिश है, यानी उसकी जो स्पिरिट है that wants to do something, उसकी ये ख्वाहिश जो है ये डोमिनेट कर जाती है उसके अफसोस को। It demonstrates how humble and meek we should be in our life. हमें अपनी जो एक्चुअल लाइफ है उसमें हमें हम्बल होना चाहिए। ये हमें एक मैसेज है पोएट का, और ये सही मैसेज है, और ये मैसेज ही इसकी यूनिवर्सलिटी है। It teaches resignation. Resignation होता है यानी राज़ी बराज़ा यानी अल्लाह की मर्ज़ी को कबूल करना, राज़ी बरज़ा होना। यानी जैसे अल्लाह ने लिख दिया है, और अब यानी कंटेंटमेंट, वो हमें उस हर हाल में खुश रहना चाहिए, ये वाली बात कह रहा है। ये हमें टीचेस रेजिग्नेशन, यानी हमें जो है वैसे तो रिज़ाइन होता है यहाँ पे, यानी सर तस्लीम खम करना, ये है। ये पोएम जो हमें बताती है, सिखाती है कि हमें सर तस्लीम खम करना चाहिए, यानी अपनी शिकस्त को अल्लाह की मर्ज़ी समझ लेना चाहिए। The poet stresses the need of bowing our head before the decree of God. ये पोएम हमें ये सबक देती है कि हमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी के सामने सर झुका देना चाहिए, एंड रिज़ाइनिंग ourselves to his will, और उसकी मर्ज़ी में एतराज़ नहीं करना चाहिए, हमें उसको कबूल कर लेना चाहिए, यानी उसके सामने रिज़ाइन कर देना चाहिए। मतलब रिज़ाइन तो हम होते हैं छोड़ के चले जाना, लेकिन ये रिज़ाइन का मतलब है यहाँ पे यानी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि हम जो हैं शिकस्त खुर्दा हैं। शिकस्त खुर्दा भी ये सही वर्ड नहीं है, मतलब ये है कि जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, ये वाली बात है, ठीक है? इट जी। टीचेस अस दैट कि यानी हमें अल्लाह की मर्ज़ी को कबूल करना चाहिए, हमें जैसे अल्लाह ने कहा है जो भी हमारे लिए लिख दिया है, हमें उसको मानना चाहिए। It teaches us that the true service of God lies in accepting His decree. अल्लाह की जो है, अल्लाह को हम खुश कर सकते हैं इस तरह से कि जो कुछ उसने हमारे लिए लिखा है सर हम अज़ान हो रही है सर, 2 मिनट वेट कर लो। चलें, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। जैसे वो रोशनी पड़ रही होती है, ठीक है। जी। The poet has not experienced such a wonderful quietness in the atmosphere at any other time. बाकी सारा दिन जो है पोएट में भी मसरूफ़ हो जाता है, तो इस वक्त वो जितनी सुकून और जितनी खुशी वो महसूस कर रहा है मॉर्निंग टाइम में एट द राइजिंग सन, तो ऐसी खुशी, ऐसा पीस, ऐसा खूबसूरत मंजर उसने कम ही देखा है, तो इसलिए वो ही इज़ और फुल ऑफ प्रेज फॉर दैम। द थेम, थेम जो है ये रिवर का नाम है, इसको टेम भी कहते हैं, थेम भी कहते हैं। अभी देख लें कौन क्या इसका जो है, मुझे तो शुरू से ही कन्फ्यूजन रहती है इसकी। तो थेम द रिवर ये इंग लंदन में है, शहर के जो है बीचों बीच ये गुजरता है, और ये दैट्स अ सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग, इस पे कश्तियाँ भी चलती हैं, शिप भी चलते हैं, तो ये गहरा समुंदर है। The Thames, the river is moving freely without being disturbed. और वो भी आराम से सुकून से उसका पानी बह रहा है। That even the houses are asleep, यूँ लगता है दरिया भी आराम कर रहा है, सो रहा है, और जो घर जो हैं चूँकि वहाँ पे भी रौनक नहीं है, तो वो भी जो है ऐसे लग रहा है कि अभी वो जो है नींद में हैं, अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। द क्योंकि सर वहाँ पोएट्री, पे कश्ती नहीं चल रही इस टाइम, इसलिए ना? हाँ, मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती, ठीक है।
तो जैसे जैसे सूरज आता है फिर एक्टिविटीज शहर की और ये बढ़ जाती हैं। The poet feels that the mighty heart of London, शायर महसूस करता है कि लंदन जो है वो इंग्लैंड का दिल है, ठीक है। हार्ट ऑफ जी लंदन, या ये जो पार्ट है जहाँ पे वो पोएट खड़ा है, ये हार्ट ऑफ लंदन है, हैज स्टॉप्ड बीटिंग। हाँ, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि चूंकि रौनक नहीं है तो ऐसा लग रहा है जैसे, यानी ये सारा शहर सोया पड़ा है, हर तरफ सुकून है, पीस है, मूवमेंट बहुत कम है। तो यूं ऐसे यूं समझें कि हार्ट ऑफ लंदन जो है वो वो इट इज टेकिंग रेस्ट, आराम कर रहा है। एंड इट इज़ लाइक काम एंड क्वाइट, और ये पुरसकून हालत में पड़ा। दिल का वैसे ही ये इसकी बीटिंग खामोश हो जाना, इसको तो एक मौत की तरफ ये अलामत है। यहाँ पे हार्ट ऑफ यानी लंदन जो है, इसको ये कोई अच्छी इमेज नहीं है जो उसने पेश किया है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज़ एट पीस एंड काम एंड क्वाइट। हर चीज़ें आराम सुकून में उस वक्त दिखाई दे रही है, ठीक है जी। जी और है हमारे पास हाउ किड्स अप्रूव दैट द ब्यूटी ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। ये जो है उसमें इलेबरेट पोएट्री फ्रॉम ऑफ हिज अर्थ पोएम इंक्लूडेड इन, यहाँ उसने जो पोएम्स उसमें लिखी हैं उसमें एक मैसेज दिया है कि ब्यूटी ऑफ नेचर जो है वो कंटिन्यूस। एक तो मेरे ख्याल फोर सीजन इसी की लिखी हुई थी शायद, देखती हूँ मैं। आई थिंक किसी की थी। अच्छा, द इन द ब्यूटीफुल सोनेट, खूबसूरत पोएम में किड्स टेल्स अस अबाउट द पोएट्री ऑफ, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है जी, ये जो है थोड़ा सा ये मेरे पास आ गया है, एरो आ गया है। जी जी मैं बताती हूँ। सर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि किड्स प्रूव दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, मतलब। ये है प्रूव दैट पोएट्री ऑफ द, पोएट्री के दो मीनिंग है। एक तो पोएट्री सॉन्ग्स की तरफ रेफर करती है, ठीक है, गीत की तरफ रेफर करती है या साउंड्स की तरफ रेफर करती है। तो कभी भी जो है जो ब्यूटी ऑफ अर्थ है जिसमें यानी चहल पहल होती है, यानी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में जो हमें मूवमेंट्स दिखाई देती हैं, जो साउंड सुनाई देती हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक तो उसमें ग्रॉस हॉपर और दूसरा क्रिकेट जो था उसमें भी हमें पता चलता है। यानी जी जी जो ग्रास हॉपर है वो गर्मियों के सीज़न का वो जो है वो इंसेक्ट है, और क्रिकेट जो था वो विंटर सीज़न का था। तो ये बाकी तो सीज़नों में यानी गीत चलते ही रहते हैं। यानी एक्सट्रीम हॉट में और एक्सट्रीम कोल्ड में भी जो हैं आवाज़ें जो हैं, जो इंसेक्ट हैं वो आवाज़ें जो है पैदा करते रहते हैं। इंसेक्ट ही नहीं, कुछ और भी। या परिंदे जब शदीद गर्मी की वजह से जब उनकी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, जब वो बोल नहीं पा रहे होते हैं, तो उस वक़्त जो है वो ग्रासहॉपर जो है वो आवाज़ निकालता है। और जब सर्दी की वजह से जब सबको ठंड लग रही होती है, कोई आवाज़ नहीं होती, उस वक़्त क्रिकेट जो है वो जो है ज़मीन की किसी गहराई में किसी दरख्त की जड़ के नीचे से वो भी बोल पड़ता है। तो इस तरह से ये एक प्रूफ होता है। अब बाकी हम इसमें पोएम्स में देखेंगे कौन-कौन सी पोएम्स उसने रेफ़र की हैं। इसके अलावा जो है वो लाइफ़ साइकिल जो है 4 सीज़न्स हैं, वो भी एक तरफ का इशारा है कि ये जो है ये सारा सिस्टम या लाइफ का ये चलता रहता है, रुकता नहीं। In the beautiful sonnet, Keats tells us that the poetry of earth, which is, अच्छा ये जो टर्म उसने पोएट ने यूज़ की थी, पोएट्री ऑफ अर्थ विच इज़ नेवर डेड, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इन एनी सीजन, किसी भी मौसम में, इट इज़ ए पॉजिटिव सोनेट। ये एक पॉजिटिव वही है ना, कंटिन्यूस यही है ना इसके साथ। हेलो। जी जी यही है। अच्छा चलें, जी जी यही है। मैं कोई और पेज ना पढ़ दूं। अच्छा जी, तो या ए नहीं नहीं यही थी। पॉजिटिव सोनेट दैट ब्रिंग्स आउट द हैबिट ऑफ ग्रासहॉपर, वो ग्रासहॉपर की हैबिट्स को जो वो पेश करती है, एज वेल एज क्रिकेट, बोथ ऑफ व्हिच कंटिन्यू टू द सॉन्ग ऑफ नेचर इवन इन द अनप्लेजेंट एंड रफ सीजन। सो ये ग्रासहॉपर और क्रिकेट जो हैं वो अनप्लेजेंट और रफ किस्म के जो वेदर होते हैं उनमें भी गीत गाने से गीत गाते हैं, यानी अपनी आवाज़ें निकालते हैं। Both the insects gave the news of the positive future change,
दोनों जो हैं वो अपने जो मुस्तकबिल में आने वाली तब्दीलियों की तरफ इशारा करते हैं, यानी उम्मीद दिलाते हैं इन द सीज़न में। यानी सीज़न जो हैं वो कभी भी अगर वो हार्श हो गए हैं तो वी शुड नॉट बिकम होपलेस, हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। वी शुड कीप होप कि अच्छी चेंजेस भी आएँगी। जी। यानी हमें कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। द सोनेट टेल्स अस इन ए, अब ये देखिए सारा प्रेज़ेंट आ रहा है। आपने नोट कर रही है ना? जी। हाँ, तो ये जो है कहीं पास्ट आ जाएगा तो बहुत अनप्लेजेंट लगता है। The sonnet tells us in a sweet manner about those voices of the insects that carry on the music of poetry of this season after the general birds of the season stop singing। ये बहुत लेंथी सेंटेंस है, इतना ऐसा नहीं लिखना चाहिए। 2 लाइनों तक ये महदूद रहता तो जी। ज़्यादा अच्छा होता। तो वो जो हैं पोएट जो हैं वो बताता है कि परिंदे थक जाते हैं, वो ही पहले वाला ही आइडिया है, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो ये परिंदे जब थक जाते हैं तो ग्रास हॉपर जो है वो शुरू हो जाता है वो गर्मी के मौसम में और सर्दी के जी। मौसम में वो मतलब कि जो परिंदे क्रिकेट जब है। करते हैं तो ग्रॉस असल हॉपर्स और में ये क्रिकेट जो है बोलना स्टार्ट। वो टेक्निकली देखा जाए तो जो ग्रास हॉपर है और जो क्रिकेट है, ये जो आवाज़ें पैदा करते हैं ये अपने गले से आवाज़ें पैदा नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे कि बर्ड हैं, वो अपने गले से आवाज़ें पैदा करते हैं, उनका जो है वो गीत गाना और तरह का होता है, ठीक है? तो ये क्रिकेट जो है ये अपने ये जो क्रिकेट जो था ये जो है करता है अपनी बॉडी के साथ अपनी पतली पैरों को रगड़ता है कुछ इस तरह से, तो उससे साउंड पैदा होती है, ठीक है? इसी तरह से जी। ग्रास हॉपर जो हैं वो भी अपनी बॉडी की सरसराहट से उसके जो होते हैं उनसे शायद साउंड, मेरा तो नहीं ख्याल कि ये ग्रास हॉपर साउंड पैदा करता है, लेकिन मे भी शायद हो सकता है ये कर दिया है। वो ये भी पता नहीं किस इंसेक्ट को वो ग्रास हॉपर कह रहा है, जिसको किड्स जिसको ग्रास हॉपर कह रहा है, हो सकता है हम हमारे लिए वो ग्रास हॉपर ना उसका कोई और नाम हो। तो ग्रास हॉपर से हमारे ज़हन में जो आ रही है, जो साउंड आ रही है वो ये काइंड ऑफ लोकस्ट होते हैं जो उड़ते हैं तो परों से आवाज़ पैदा करते हैं, ठीक है? तो जी। हाँ, सीज़न में टर्न हार्श हो सकता है, ये अभी हमने द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट आर टू सच इंसेक्ट्स। हमने यहाँ से पढ़ा The grasshopper and cricket are two such insects. One continue the music of हाँ, summer ठीक है, and ठीक है। another that of One the winter. continues the समझ music आ of गई है। summer and the other and that of winter. Seasons may turn harsh and ferocious. Ferocious से होता है खूंखार हो जाएं, गुस्से वाले हो जाएं। तो सीजन हो सकता है वो हार्श हो जाएं, फेरोशियस हो जाएं, या फियर्स एक वर्ड है यानी खूंखारी की तरफ इशारा है। तो ये शदीद हो जाएं यानी वैशी हो जाएं, या मौसम जो है वो बेरहम हो जाएं। बट स्टिल द नेचुरल ऑडियो कमेंट्री अपने पास उसने वर्ड जो हैं वो बनाए हैं, यानी जो आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती रहती हैं ऑफ द सीजन्स, मौसम की कमेंट्री ऑफ द सीजन्स गोज ऑन, यानी मौसमों की कमेंट्री वो चलती रहती है। जैसे क्रिकेट मैच पे कमेंट्री होती है, इसी तरह से लगता जी। है मौसम गर्मा पे जो कमेंट्री है वो ग्रास हॉपर कर रहा है, और मौसम विंटर जो है उस पे कमेंट्री जो है वो क्रिकेट करता है। तो इस तरह के सारे सीजन की कमेंट्री जो है वो मुख्तलिफ आवाज़ों से होती रहती है ऑन एज ए पार्ट ऑफ नेचुरल बैकग्राउंड, ठीक है जी? सो ही प्रूव्ड, जी। ये प्रूव्ड कहाँ से आ गया? ही हैज़ प्रूव्ड ज़्यादा अच्छा था, ठीक है? ये जी। सेंटेंस जो है स्टार्ट हुआ है, अब ये देखें मैं इसको ये बता रहा हूँ, ये जो है ही कौन है? पोएट है, ठीक है? तो जब ये सेंटेंस जी। स्टार्ट हुआ है इस यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन से हमें नहीं स्टार्ट कॉमन नाउन नहीं, प्रोनाउन, हमें प्रोनाउन जो हैं वो नहीं यूज़ करने चाहिए जब तक कि हम उनको एक दफ़ा मेंशन नहीं कर लेते। अब ये जो है यहाँ पे दी पोएट लिखा जाना जाना चाहिए। सो द पोएट हैज़ प्रूव्ड, इसने साबित कर दिया है। ये प्रूव्ड जो है ये अच्छा यहाँ पे कैसे शायद ऐसे भी कर सकते हैं ना, so hence prove that through this sonnet हाँ, that। हाँ, हाँ। अब ये देखिए मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। सो द पोएट हैज़ प्रूव्ड दैट थ्रू दिस सोनेट and that the poetry of um, uh, the earth is never dead। ये नहीं है, पता नहीं कैसे उसने लिख दिया है। So the poet has proved through this sonnet, हाँ यहाँ पे ये रुका था,
दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, के पोएट्री ऑफ अर्थ कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक हो गया। ये मामूली सी बात है, जी। हालांकि इसने ये देखें ये बहुत अनोइंग है, ये अच्छा नहीं है। और यहाँ पे इसने प्रोनाउन यूज कर लिया है इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, ये भी नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट वेरी गुड। हाँ, पहली दफ़ा पोएट लिखता, उसके बाद उसके लिए वो ही लिख सकता था एक ही पैराग्राफ में। अगर पैराग्राफ चेंज हो जाए तो फिर हमें दोबारा से मेंशन करना चाहिए। अब जी। कौन सा, ये 9? सर बाकी 2 क्वेश्चन जो हैं वो ब्राउनिंग के हैं, वो हमने करने नहीं है। हाँ, तो बस पास पेपर खत्म हो गया। ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट कोई पास आज के पेपर लिए है तो तो इतना बस। ही। मैं कल, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट मैं आपको फिर भेज दूँगी। मुझे, हाँ, वो किसी तरह से वो स्नैप्स भेज देना, मैं फिर उनको नहीं अरेंज कर लूँगा। ठीक है बेटा। जी सर। ओके बेटा, चलें थैंक ठीक है। यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक ओके, केयर। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।